नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीटू सर एजुकेशन में। मैं आज आपको क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, वो पढ़ाऊंगा। और जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम्स काफ़ी सामने हैं, तो मैंने सोचा कि एक वन शॉट वीडियो के रूप में आपको ये चैप्टर रिवीजन करवा दूं, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। आप लाख नोट्स पढ़िए, अदर बुक्स को रेफर कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन एग्ज़ाम्स के टाइम में आपको एटलीस्ट एनसीईआरटी को अच्छी तरह से रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे वो बिल्कुल एनसीईआरटी से ही होंगे। हम तो ऐसा कहते हैं कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ रहता ही नहीं है। मतलब आपको अगर आप अगर बोर्ड का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो बोर्ड एग्ज़ाम्स अधूरा रहेगा। इसीलिए मैं इस चैप्टर को आपका रिवीजन करा दूंगा, और साथ ही साथ जो रेलवे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी तरह के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये जो वर्ड है केमिकल रिएक्शंस और ये इक्वेशंस, क्या बताते हैं ये? तो देखिए, जो केमिकल रिएक्शंस है, आपने क्लास 9 में या उसके पहले भी क्लासेस में, आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो चेंज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो जो फिजिकल चेंज होते हैं वो केवल उनके फिजिकल स्टेट के चेंज के कारण होते हैं, और आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर बर्फ को पिघलाया तो पानी बन गया, आप पानी को फिर से फ्रीजर में डाल दीजिए, वो फिर से बर्फ बन जाएगा, आइस बन जाएगा। यानी कि वन फॉर्म से दूसरा फॉर्म में जस्ट आप कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं होता है। लेकिन जो केमिकल चेंज होता है उसमें क्या होता है कि जो मैटर है ना, उसका स्टेट बिल्कुल चेंज हो जाता है और उसका केमिकल कॉम्पोजिशन बदल जाता है, एक न्यू जो है सब्सटेंस बन जाता है वो, और इरिवर्सिबल है, आप वापस उसको नहीं ला सकते हैं, है ना। तो इस तरह के चेंजेस को केमिकल चेंज कहा जाता है, और इसी को हम लोग इक्वेशन के रूप में, रिएक्शन के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, जिसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और जब हम लोग उसको केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखते हैं कि जैसे वाटर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहा है, तो उसको एक इक्वेशन के रूप में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, एक मैथमेटिकल फॉर्म बोल सकते हैं, तो उसको इक्वेशन कहा जाता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं क्या हैं, और कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात है कि जो इक्वेशंस हैं, केमिकल इक्वेशंस, तो उसको बैलेंसिंग करना, कि बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस कितने तरह के होते हैं, तो बेसिकली इस चैप्टर में यही सब हम लोग पढ़ेंगे, और बिल्कुल एग्जाम को फोकस करते हुए पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जो है वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो केमिकल चेंज है यानी केमिकल रिएक्शन है, हम लोगों के डे टू डे लाइफ से बिल्कुल जुड़ी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग जो सांस लेते हैं, है ना, हम लोग जो ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन हमारे जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर में जो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट रखा हुआ है, उस कार्बोहाइड्रेट से जाके रिएक्शन करती है, मतलब ग्लूकोज से, है ना, सॉरी कार्बोहाइड्रेट बोल दिए, ग्लूकोज से रिएक्शन करती है, और ग्लूकोज से रिएक्शन करके जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देती है, और साथ ही साथ जो है एनर्जी लिबरेट होता है, ऊर्जा निकलती है। और इसी ऊर्जा का इस्तेमाल, इसी एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग अपना डे टू डे को काम को करने के लिए करते हैं। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि जो हम लोगों का रेस्पिरेशन है, जो प्रोसेस है, सांस लेना, श्वसन, वो एक केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह आप देख सकते हैं जो खाना हम लोग डाइजेस्ट करते हैं अपने बॉडी में, वो भी केमिकल रिएक्शन है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो खाना हम लोग लेते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, या हम प्रोटीन लेते हैं, या हम फैट्स लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली वो, अगर आप देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जब फाइनली वो डाइजेस्ट होता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। एकदम सिंपलर फॉर्म है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का।
इसी तरह प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रोटीन फैट और और जो फैट है अमीनो एसिड में, और जो प्रोटीन है वो, सॉरी, प्रोटीन अमीनो एसिड में और फैट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। जो भी हो, बस जस्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो डाइजेशन है वो एक केमिकल प्रोसेस है जो हमारे बॉडी में हो रहा होता है। इसी तरह जो दूध को हम लोग रख देते हैं बाहर में, इसी तरह अगर गर्मी के दिनों में तो अक्सर देखते हैं कि दूध जो है वो फट जाता है। तो यानी कि वो भी अब केमिकल रिएक्शन उसके अंदर कुछ हुआ है। वो केमिकल रिएक्शन है जैसे कि जंग लग जाना, है ना, लोहे के चीज़ों में, अंगूर का फर्मेंटेशन हो जाना, है ना, फूड को जो हम लोग खाना बनाते हैं कोई भी, वो सब। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं दे आर केमिकल चेंजेस, और इसी केमिकल चेंजेस को हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और ये सारा चीज़ जो आप देख रहे हैं ये है केमिकल रिएक्शंस। अब आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा एक आइडिया लग गया होगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या है। एक परमानेंट चेंज है जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी में क्या है कि जो भी क्वेश्चंस या डायग्राम्स वगैरह दिए गए हैं वो उठा के भी क्वेश्चन दे देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत दिया हुआ है उसको आपको बता दूं ताकि आपको ध्यान में रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन को दिखाया गया है। ये मैग्नीशियम का रिबन है, और इस मैग्नीशियम रिबन को एक टोंग से पकड़कर बर्नर के हेल्प से जलाया जा रहा है। जब जलाया जा रहा है तो आप देख सकते हैं ये पाउडर की तरह जलने के बाद गिर रहा है। एक तरह का राख है ये, जिसको हम एस कहते हैं, किसी भी चीज़ को जलाने के बाद जो बनता है। तो ये राख जो गिर रहा है दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप गौर कीजिए, यहाँ पर जो जलाया गया था, जो ये जलाया जा रहा था वो था मैग्नीशियम, केवल Mg था वो मैग्नीशियम। लेकिन जब रिएक्शन हो गया तो देखिए ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी MgO हो गया है वो। अब पहले था Mg, अब हो गया MgO, यानी मैग्नीशियम था मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये है केमिकल चेंज, और यानी कि हम इसे केमिकल रिएक्शन कहेंगे। इस तरह से आप ये देख लीजिए, जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, मान लीजिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हैपन हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? ये एग्जाम्स में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम्स में। मैं जो पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, आपको पिछले 10 ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम्स में उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा हूँ, प्लस रेलवे के एग्जाम्स को एनालिसिस करते हुए कि उन लोगों ने क्या पूछा है वो भी, तो दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ये है, आपको पहले तो ये जानना होगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। वो आइडिया आपको होना चाहिए, तो वो जब हो जाएगा तो आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ए केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा आपको? तो देखिए, जब कभी भी किसी भी बर्तन में रखकर आप केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो उसमें क्या क्या देखने को आपको मिल सकता है, ये चार यहाँ पर बातें कही गई हैं। मेनली उसका चेंज इन स्टेट हो सकता है ना, उसका अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। सॉलिड है तो गैस में बदल जाएगा, हो सकता है कि गैस है तो सॉलिड में बदल जाएगा, हो सकता है सॉलिड है तो लिक्विड में बदल जाएगा। तो फिजिकल चेंज होता है एक तरह का, उसको बोलते हैं चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट फिजिकल और एज वेल एज केमिकल दोनों में होता है। लेकिन कोई भी जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसका अगर चेंज इन स्टेट हो रहा है तो आप क्वाइट श्योर नहीं हो सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो चेंज परमानेंट है, मतलब क्या वो इरिवर्सिबल है, मतलब फिर से वापस वो सब्सटेंस आपको नहीं मिल पाएगा। अगर नहीं मिल पाएगा तो वो केमिकल रिएक्शन है। अगर आपको वो फिर से रिवर्स मिल जाता है तो वो फिजिकल चेंज ही है। तो जो भी हो, स्टेट इन चेंज इन स्टेट हो सकता है। दूसरा, चेंज इन कलर हो सकता है। आप जानते हैं कि कई बार रिएक्शंस जब होते हैं तो उसमें कलर चेंज होता है। जैसे आपने देखा होगा, अभी आने वाले स्लाइड्स में हम लोग पढ़ेंगे कि सिल्वर ब्रोमाइड व्हाइट कलर का होता है, सिल्वर क्लोराइड, सॉरी, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है। लेकिन आप जब उसको धूप में रख देंगे ना, सनलाइट में रख देंगे, तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है। तो कलर चेंज हो गया। तो ये कलर जो चेंज हुआ, इसके अपीयरेंस से आपको पता चल जाएगा कि कुछ केमिकल रिएक्शन इसके अंदर हुआ है। तो यही ये बात क्वेश्चन है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है, हाँ, ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और इज टेकिंग प्लेस, हम कैसे जानेंगे? तो उसका कलर चेंज हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। कभी कभी आप जब रिएक्शन होगा बर्तन के अंदर, वेसल में, तो देखिएगा कि उसमें बबल्स निकल रहे हैं, है ना। तो वो बबल्स दरअसल गैस है।
तो लिबरेशन ऑफ गैस हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर, और कभी कभी जब रिएक्शन होता है तो चेंज इन टेम्परेचर होता है। आपने देखा होगा कि जैसे कि चूना, चूना को यानी कि जो क्विक लाइम है उसको आप अगर वाटर में डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा जो है हीट डेवलप होता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं। कभी कभी आप अगर रिएक्शन कराएंगे तो वो हीट बाहर नहीं निकलेगी बल्कि हीट एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड को आप अगर वाटर में डालेंगे ना तो जिस बर्तन में रखेंगे वो बर्तन बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल कोल्ड हो जाएगा। तो यानी कि उसने एनर्जी, उस रिएक्शन में एनर्जी लिबरेट नहीं हुई है बल्कि उन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया हुआ है, इसीलिए टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है और वो ठंडा लग रहा है। तो यानी कि जो भी हो, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, मतलब केमिकल रिएक्शंस जो भी होंगे वो इधर एक्सोथर्मिक होंगे और इंडोथर्मिक होंगे। एक्सोथर्मिक में एनर्जी लिबरेट होता है, जैसे कि रेस्पिरेशन, श्वसन, सांस लेना, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्योंकि जब हम लोग ऑक्सीजन ले रहे होते हैं तो वो ऑक्सीजन ग्लूकोज से रिएक्शन करके, जो सेल्स है हमारे बॉडी में उसमें ग्लूकोज रहता ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज से जब वो रिएक्शन करता है तो जो ग्लूकोज है वो टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और साथ ही साथ एनर्जी लिबरेट होता है। तो ये जो रिएक्शन है सांस लेना, ये एक एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आप कैसे जानेंगे कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपका एग्जाम्पल होगा, आपका आंसर होगा कि या तो उस रिएक्शन में केमिकल चेंज इन स्टेट होगा, या चेंज इन कलर हो सकता है, या इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, या चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस का एक एग्जाम्पल है कि आप अगर ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपने लिया है और उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स अगर आप डालेंगे, है ना, तो यहाँ से आपको ये गैस जो है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई देगा। बाद में जब यहाँ से जो गैस निकलेगी, आप इसको अगर बर्न करेंगे तो पॉप साउंड के साथ वो जलेगी। इससे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस है। तो जो भी हो, रिएक्शन जब हुआ है तो उसमें देखिए कि गैस इवॉल्व हुई है। कोई भी गैस हो सकता है, वो हाइड्रोजन हो सकता है, वो क्लोरीन हो सकता है, ठीक है। तो गैस का इवोल्यूशन होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्राइटेरिया है कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है आप कैसे जानेंगे, ठीक है। देखते जाइएगा दोस्तों पूरा आखिरी तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं ना, मैं उसे आपको पूरा रिवीजन आपको एनसीईआरटी का इस चैप्टर का करवा दूंगा। तो इसके पहले भी आपने देखा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। अब आ जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यहां से क्वेश्चन आता है दोस्तों, है ना। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब रिएक्शन होता है तो आप दो चीज या तीन चीज को मिलाकर जो रिएक्शन कराते हैं उनको रिएक्टेंट बोला जाता है ना। तो वो जो रिएक्टेंट है, जब रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाता है तो जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसको हम राइट साइड में लिखते हैं, तो दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो लेफ्ट साइड में जो भी इंग्रेडिएंट्स लेके आप काम कर रहे हैं दे आर रिएक्टेंट्स, और जो फाइनली तैयार हो रहा है आफ्टर रिएक्शन वो है प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जितना आपने इनिशियल अमाउंट लिया था, यानी कि जितना रिएक्टेंट का वेट था या मास था, उतना ही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। ये ज़्यादा नहीं हो सकता और कम भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ, आप इनडायरेक्टली ये समझ सकते हैं कि बिफोर रिएक्शन जितने एटम्स थे, आफ्टर रिएक्शन नंबर ऑफ एटम उतने ही होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन के रिएक्शन के पहले 5 एटम थे, तो रिएक्शन के बाद भी हाइड्रोजन के 5 ही एटम रहेंगे, क्योंकि एक भी एटम लॉस नहीं होगा या एक भी एटम एक्स्ट्रा नहीं आ सकता है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का उल्लंघन हो जाएगा, वायोलेशन हो जाएगा। इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि बिफोर रिएक्शन, यानी कि रिएक्टेंट में जितना भी नंबर ऑफ एटम है, प्रोडक्ट में आफ्टर रिएक्शन उतना ही नंबर ऑफ एटम होना चाहिए। इसी को कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, और बैलेंसिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो एक बार आप देख लीजिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं जेड एन, है ना, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आप ये देख सकते हैं कि जेड एन, यहाँ पर जेड एन है, यहाँ भी जेड एन है। लेफ्ट साइड में जिंक का एक एटम है, राइट साइड में भी एक एटम है। हाइड्रोजन 2 एटम है, यहाँ भी देख सकते हैं आप हाइड्रोजन 2 एटम है। सल्फर
एक एटम है, यहाँ भी देख सकते हैं सल्फर के एक एटम है। ऑक्सीजन के 4 एटम, यहाँ भी देख सकते हैं ऑक्सीजन के 4 एटम है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं एलिमेंट्स का, प्रोडक्ट के साइड में भी उस एलिमेंट का उतना ही एटम है। नंबर ऑफ एटम्स शुड बी सेम, है ना, फॉर ईच ऑफ द एलिमेंट। ये याद रखना है, एलिमेंट भी बोलिए या एटम बोलिए। तो ईच ऑफ द एटम लेफ्ट साइड में जितना होगा, राइट साइड में भी उतना ही एटम होगा। हम लोग कहेंगे कि वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये जो आपको एग्जांपल यहाँ दिया गया है, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो कभी कभी जब रिएक्शन होता है तो वो बाय डिफॉल्ट जो है वो बैलेंस्ड हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, आपको उसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो एक एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कैसे करके आपको बैलेंस करना है, बैलेंस करने का रूल क्या है, ये मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स दूंगा। देखिए, यहाँ पर देखिए आयरन के एक एटम है, यहाँ पर देखिए आयरन के 3 एटम है। ठीक है, जो इस साइड में रहता है ना, नीचे में छोटा जैसा लिखा रहता है, दे आर एटम्स। और सामने में जो रहता है दे आर मॉलिक्यूल्स। जैसे कि आपने अगर H2O लिखा है, H2O, तो ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि यहां सामने में कुछ भी नहीं है तो वन है, तो दिस रिप्रेजेंट्स द वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब देखिए, अगर वन मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के एक। जनरली वन को नहीं लिखा जाता है। अगर आप इसको 2 एटम बना दे तो मान लीजिए आपने इसको लिख दिया यहां पर 2H2O, तो इसका मतलब है वन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम था, तो फिर 2 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 दूना 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एक है, लेकिन जब 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा तो उसमें 2 एटम हो जाएगा, इसीलिए 2 1 जा 2। तो आप ये रूल याद रखिएगा कि यहां पे जो फिगर होता है, यहां पे जो हम फिगर लिखते हैं, दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में एटम्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा डायरेक्टली। जैसे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के कितने एटम है, तो हम बोलेंगे 2 2 जा 4 है। वाटर के एक मॉलिक्यूल में अगर ऑक्सीजन का एक एटम है, तो अगर हम बोले कि ऑक्सीजन का वाटर का 2 मॉलिक्यूल में, 2 मॉलिक्यूल में कितना एटम होगा ऑक्सीजन का, तो आप बोलेंगे 2 1 जा 2। यानी कि सिंपल आपको ये याद रखना है कि जो आप यहां पर लिखते हैं ये डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई होता है, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करना है आपको और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की बात है। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, ये रीज़न ये है कि ये जो यहां पर आप जब लिखते हैं ना, तो दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो जब एक मॉलिक्यूल में 2 है तो 2 मॉलिक्यूल में कितना होगा, 2 दूना 4 होगा। एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है तो 2 मॉलिक्यूल में कितना होगा, 2 एकम 2 होगा। इसीलिए मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये बहुत बच्चों को ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई क्यों करते हैं हम, बिकॉज द फिगर हेयर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना, इसीलिए मल्टीप्लाई हो जाता है सभी के साथ। तो अब देखिए, यही सबसे ज्यादा काम आएगा आपको। तो मान लीजिए यहां पर आयरन के 3 एटम है और यहां पर आयरन के एक ही एटम है। तो हम पहले क्या करेंगे, देख लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, पहले ट्रायल मेथड से एक बार देख लेंगे, अच्छा इधर में 3 है और इधर में नहीं है, तो हम स्टार्टिंग कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग कर देंगे, मतलब एक ही बार परफेक्ट एकदम से बैलेंस्ड हो जाए ऐसा हम नहीं सोचेंगे। जस्ट वी हैव टू ट्राई, और देखिएगा वो बन जाएगा। तो आइए हम लोग भी करते हैं। इधर 3 एटम है आयरन के, इधर एक भी नहीं है, चलिए हम लोग यहाँ पे 3 लिख देते हैं। मेरा आयरन बराबर हो गया, आयरन इधर 3, आयरन उधर 3, यानी कि आयरन के 3 एटम इधर 3 एटम उधर, बराबर हो गया। अब देखिए, अगर वाटर की बात करें तो वाटर देखिए यहाँ, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 है। लेकिन ये क्या, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर तो ऑक्सीजन एक ही है। तो हम पहले क्या करते हैं, इधर में 4 ले लेते हैं, 4। जब आप यहां पर 4 लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, देख लीजिए, 4 लेंगे तो ऑक्सीजन आपका 4 1 जा 4 हो गया। याद रखिएगा, यहां जो भी रहता है इसका डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होता है। इसी रूल को आपको बस याद रखने से ही आपका बैलेंसिंग क्लियर हो जाएगा। तो 4 1 जा 4, ऑक्सीजन आपका बराबर हो गया और इधर आपका ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन बराबर हो गया। ठीक है, और हाइड्रोजन देखिए, ऑक्सीजन को बराबर करने के चक्कर में ऑक्सीजन तो मेरा बराबर हो गया, लेकिन ऑक्सीजन को बराबर करने के चक्कर में हाइड्रोजन 4 2 जा 8 हो गया, है ना।
तो हाइड्रोजन को जब 8 कर दिया गया तो मेरे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। तो 4 2 जा 8, यहाँ भी 4 2 जा 8। नाउ द इक्वेशन हैज़ बिकम बैलेंस्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बैलेंस हो चुका है। तो आप जस्ट एक ट्रायल मेथड से आगे बढ़िए कि ठीक है इधर ये है, इधर ये है, नहीं होगा तो फिर थोड़ा सा चेंज कीजिए, बस एक या दो स्टेप में ही आपका वो बन जाएगा। तो ये अब केमिकल इक्वेशन जब बैलेंस्ड हो गया तो ये जो एरो मार्क आपने देख रहे हैं जो एक साइड में है, इसको हटाकर हम लोग इज इक्वल टू का साइन दे देंगे। और इज इक्वल टू का साइन देने का मतलब है कि द इक्वेशन हैज बिकम बैलेंस्ड एंड दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और एक चीज याद रखिए, या ये तो केवल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बाद में कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आपको लिखना पड़ेगा तो आप हमेशा बैलेंस्ड केमिकल लिखिएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिएगा, क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही अलाउड है। अगर आप कहीं पे कोई इक्वेशन लिख रहे हैं एग्जाम के दौरान तो और वो बैलेंस्ड नहीं है तो फिर हो सकता है कि कुछ मार्क्स आपको वहां से कट जाए। इसीलिए ट्राई कीजिएगा कि इक्वेशंस को आप बस खाली याद रखिए कि हाँ ये रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनाता है। बाद में बैलेंस तो आप कर ही लेंगे, इसीलिए लिखने के बाद आप बैलेंस करने का आइडिया जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आपको बैलेंसिंग दे दिया, लेकिन आप जब केमिस्ट्री का मैक्सिमम आंसर लिखेंगे तो कहीं कहीं पे आपको केमिकल इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे, तो वो बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं लिखेंगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं हम लोगों का अब यहाँ पे आ गए कि किस तरह से उसके स्टेट को लिखते हैं। फिजिकल स्टेट को हम लोग को लिखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कई बच्चे जो है ऐसा सोचते हैं कि क्यों ऐसा लिखा गया है, जैसे यहाँ पर एस क्यू लिखा गया है या जी क्यू लिखा गया है ना। कभी कभी आपको एल भी मिलेगा, है ना, एल भी मिलेगा। तो ये एस रिप्रेजेंट करता है कि जो आयरन है ये सॉलिड स्टेट में लिया गया है। यहाँ पर जो H2O लिया गया है वाटर, ये देखिए ये गैसियस स्टेट में है। गैसियस स्टेट का मतलब हुआ वाटर जो है वो वेपर स्टेट में है, क्योंकि आप तो वाटर को तो नहीं बोलेंगे कि गैस है, वो वेपर स्टेट में है, तो गैसियस स्टेट में है। यहाँ पर जो यहाँ पे जो आयरन ऑक्साइड यहाँ पे बना है, ये देखिए ये सॉलिड में बना है, और जो जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है वो गैस में निकल रहा है। तो जनरली इसका फिजिकल स्टेट को लिखा जाता है, लेकिन घबराइएगा नहीं, ये आपको लिखने के लिए मैंडेटरी नहीं किया गया है कि आपको लिखना ही है। जहां कहीं भी केमिकल इक्वेशन लिखिएगा तो उसका स्टेट लिखना है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जानकारी तो जानकारी होता है, अगर आपको पता नहीं रहेगा तो कैसे होगा, इसीलिए बताया गया है। हाँ, कभी लिक्विड स्टेट होगा, कभी सॉलिड, कभी गैस। तो जैसे देखिए कभी कभी जो सॉलिड स्टेट में जो बनता है ना, तो आपको देखिएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में वो नीचे बैठ जाएगा, है ना। जो रिएक्शन है बर्तन में, जो रिएक्शन हो रहा है उसमें वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा। तो सॉलिड है तभी तो बैठेगा, गैस है तभी तो वो उड़ उड़ जाएगा, निकल जाएगा। तो इसीलिए उसका स्टेट को भी जानना थोड़ा जरूरी है। लेकिन इट इज नॉट मैंडेटरी टू राइट इन ईच एंड एवरी इक्वेशन द स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। जरूरी नहीं है कि आप लिखें, लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी यहां पर देख सकते हैं एक रिएक्शन हो रहा है। तो रिएक्शंस जनरली देखिए ऑटोमेटिक भी हो जाता है। आपने वाटर और ऑक्सीजन को रिएक्ट करेंगे, कुछ बन जाएगा। या आप जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, तो रिएक्शन होगा, हो सकता है वहां से हाइड्रोजन गैस निकले। तो कुछ कुछ रिएक्शंस जो है एट रूम टेम्परेचर, एट द रूम कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में हो जाता है। जो रूम का टेम्परेचर है, जो रूम का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसी पे हो जाता है। लेकिन समटाइम्स टू स्टार्ट द रिएक्शन, या आप बोल सकते हैं कि रिएक्शन को होने के लिए, हाँ, टू हैपन द रिएक्शन, रिएक्शन को कराने के लिए आपको कुछ कंडीशंस जो है वो अप्लाई करने पड़ते हैं, और वो उसी कंडीशन पर ही रिएक्ट करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल है तो रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप अगर 5 टाइम्स कर देंगे तो हो सकता है कि वो रिएक्शन होगा। तो रिएक्शंस को होने के लिए कुछ कंडीशंस की जरूरत पड़ती है। हाँ, तो वो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया गया है। अगर आपको आता है कि रिएक्शंस को होने के लिए कुछ कंडीशंस होने चाहिए, उसका एक एग्जाम्पल दीजिए, तो बेस्ट है कि आप ये वाला रिएक्शन दे सकते हैं, क्योंकि बचपन से आप इसे देखते आए हैं क्लास 6 और 7 से, कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना,
और जो ग्रीन लीफ मतलब पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के जिसमें क्लोरोफिल होता है, वहाँ पर ये रिएक्शन होता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ ऑक्सीजन निकलती है और थोड़ा बहुत वाटर लिबरेट होता है। यही वाट ऑक्सीजन जो है हम लोग सांस में लेते हैं, जो प्लांट्स हम लोगों को देते हैं, उनके लिए ये बाय प्रोडक्ट है, काम का नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत ही काम का है क्योंकि हम लोगों को यही ऑक्सीजन चाहिए, है ना, सांस के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो ये जो रिएक्शन है आपको दिख रहा होगा कि क्या ये रिएक्शन, वेदर दिस रिएक्शन कैन हैपन इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। क्या ये रिएक्शन एब्सेंस ऑफ सनलाइट में हो सकता है, सूर्य की अनुपस्थिति में हो सकता है? तो हम लोग कहेंगे कि नहीं हो सकता है, बिकॉज दिस इज द कंडीशन दैट मस्ट बी अप्लाइड। क्या ये रिएक्शन विदाउट क्लोरोफिल, जहां क्लोरोफिल नहीं है वहां हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए दोस्तों ये जो है क्या कहा गया है, दे आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन, टू हैपन द रिएक्शन, है ना। तो इस तरह से ये है। कभी कभी रिएक्शंस में आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है, और ये 340 एटमॉस्फेयर पर, यहाँ समझिए 340 एटमॉस्फेयर मतलब नॉर्मल एटमॉस्फेयर अगर 1 है तो आपको इसको 340 गुना कर देना है, 340 टाइम्स प्रेशर को कर देना है। सोचिए कि कितना ज्यादा प्रेशर आपको अप्लाई करना होगा दोनों को रख करके, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को, यानी कि एक बर्तन है, उस बर्तन में इन दोनों को भर देना होगा और भर के उसमें प्रेशर अप्लाई करना होगा। कितना प्रेशर अप्लाई करना होगा? 340 एटमॉस्फेयर। तब जाकर के वो दोनों रिएक्ट करेंगे और कंबाइन कर जाएंगे और इस तरह से ये बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। तो यहां समझने की बात यह है कि ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं, दे आर टेकिंग प्लेस ऑन सर्टेन कंडीशंस, और वो कंडीशंस को ही यहां पर बताया गया है कि कोई भी रिएक्शन नॉर्मली ऐसे भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी हम लोगों को सुटेबल टेम्परेचर, सुटेबल प्रेशर, कुछ कैटालिस्ट, है ना, ये सब देने पड़ते हैं, तभी रिएक्शन होता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, है ना। ये इसका एक एग्जाम्पल है। अब यहां पर हम लोगों का आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया, जो बोर्ड एग्जाम्स और रेलवे एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो रिएक्शंस होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो आइए एक एग्जाम्पल हम लोग यहां पर देखते हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम कहते हैं, यानी कि ये चूना है लेकिन अभी तक उसमें पानी नहीं मिला हुआ है, ठीक है, लाइव एक तरह से है। तो कैल्शियम ऑक्साइड देखिए वाटर से जब रिएक्शन कर रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हीट लिबरेट करेगा, बहुत ही ज्यादा में, रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जब आपने देखा होगा घर में जब चूना वगैरह होता है, घर की रंग रंग हम लोग करते हैं, खास करके दीपावली वगैरह या कोई भी फेस्टिवल के पहले, तो जब जैसे ही चूना को पानी में डाला जाता है, आपने देखा होगा वो बिल्कुल जो है बॉयल टाइप का करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट लिबरेट होता है। तो ये क्विक लाइम है। जब वाटर से रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा स्लेकेड लाइम, यानी कि बुझा हुआ चूना। इसको बोलते हैं अनबुझा चूना। और ये जो बन गया, ये बन गया स्लेकेड लाइम, यानी कि बुझा हुआ चूना। और साथ ही साथ हीट लिबरेट होती है। तो जब हीट लिबरेट हो रही है तो ये कैसा रिएक्शन हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अभी और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहां पर आप थोड़ा गौर कीजिए तो आपको एक चीज दिखाई देगा कि यहां पर दो प्रोडक्ट थे, एक कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा वाटर। और ये दोनों जब आपस में कंबाइन किए हैं, ये दोनों जब आपस में कंबाइन किए हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बना है ना। दो प्रोडक्ट मिलकर, दो रिएक्टेंट, सॉरी, दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, कंबाइन करना, है ना। यानी कि ये दोनों प्रोडक्ट, जो दोनों रिएक्टेंट है, सॉरी, दोनों जो रिएक्टेंट है वो आपस में क्या कर जा रहे हैं दोस्तों? कंबाइन कर जा रहे हैं। सो दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। याद रखिएगा, इसका पहचान है कि एक सिंगल प्रोडक्ट देता है, ठीक है। तो टू और मोर भी हो सकता है, टू और मोर रिएक्टेंट, बट द प्रोडक्ट इज सिंगल, सिंगल प्रोडक्ट देगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑलवेज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा तो वो होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि उसमें एनर्जी निकलेगी। तो ये भी ध्यान रखने की बात है कि ऑलमोस्ट जो है जो भी रिएक्शंस होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कैटेगरी में आते हैं, दे आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होते हैं, यानी कि उसमें उष्मा बाहर निकलती है, ठीक है, एनर्जी बाहर निकलती है।
यहाँ पर एक छोटा सा है, देखिए एनसीईआरटी में कुछ भी दिया हुआ वहां से एक नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए जो ये चूना है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो बुझा हुआ चूना है, इसी से हम लोग अपने घर का दीवार का व्हाइट वॉशिंग करते हैं। तो जो व्हाइट वॉशिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक दिन जिस दिन रंग हुआ, उस दिन उतना ब्राइटनेस नहीं रहता है, चमकता नहीं है। लेकिन एक दिन हो गया ना, जब सूख जाता है पूरा अच्छा से, तब देखिएगा एक ग्लेजिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये ग्लेजिंग आ जाती है क्यों? क्योंकि जो ऊपर का लेयर है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड से। आप हम लोग जो घर का चूना करते हैं, घर का जो रंग करते हैं, वो इससे करते हैं, यानी इसका लेयर दे दिए। लेकिन हवा में तो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये बहुत ब्राइट होता है। ये कैसा होता है? बिल्कुल चमकीला जैसा होता है। इसीलिए आफ्टर व्हाइट वॉशिंग एक दिन या 2 दिन के बाद दीवार में चमक आ जाती है। और दिस जो ब्राइटनेस है, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये याद रखिएगा, ठीक है? इसके कारण नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आपने चूना किया, लेकिन चूना करने के बाद एक दिन 2 दिन छोड़ने के बाद जो ऊपर का लेयर है, हमारे घरों में कार्बन डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेयर में बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट है 21%, तो सॉरी 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। वो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है अनबुझा बुझा हुआ चूना से, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और देख सकते हैं क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और दिस कैल्शियम कार्बोनेट का जो लेयर होता है, ये ब्राइट और बिल्कुल जो है चमकीला जैसा होता है, इसीलिए थोड़ा सा शाइनी फिनिश आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? शाइनी फिनिश। किसके कारण आता है? अगर आपसे एग्जाम में आ जाए तो बोलिएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वहां पे बोला जा सकता है राइट द इक्वेशन ऑल्सो, इक्वेशन को भी लिखिए। तो आपको ये लिखना होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और थोड़ा बहुत मॉइस्चर यानी कि वाटर लिबरेट होगा, मॉइस्चर तो उड़ जाएगा, तो ये बना रहेगा, शाइनी फिनिश बना रहेगा। ठीक है, यहां पर और भी आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जो आपको यहां दिख रहा होगा। ये है कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कोल है, दरअसल कार्बन क्या होता है? कार्बन तो कोल है ना? कोल भी कार्बन है, डायमंड कार्बन है, ग्रेफाइट कार्बन है, दे आर ऑल एलोट्रॉप्स कार्बन। तो कोल है यानी कि कार्बन, उसको ऑक्सीजन में जलाइए, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, साथ ही साथ हीट डेवलप होगा, साथ ही साथ क्या निकलेगा? हीट। इसीलिए याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं और कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, साथ ही साथ हीट निकल रही है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों कंबाइन कर रहे हैं और वाटर बन रहा है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत हीट निकलेगा, यानी एक्सोथर्मिक भी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर हमें दे दिया जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि दे आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन? तो देयर देयर विल बी टू और मोर रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें क्या होगा? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इंपॉर्टेंट बात इसका क्या है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, दे आर जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर। वो साधारणतः उष्मा छेपी अभिक्रिया होते हैं, उसमें उष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, ये देखिए जो हमारे रेस्पिरेशन में रिएक्शन होता है वो, क्योंकि जो जो रिएक्शन एनसीईआरटी में दिए गए हैं उसको एटलीस्ट आपको याद रखना है। आप बहुत ज़्यादा याद मत रखिए रिएक्शन वगैरह, क्योंकि वो काम का नहीं है। लेकिन जो बुक्स में दिया गया है, जो ज़रूरी है, वो मैं आपको बता दूंगा, आप उन सबको एटलीस्ट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वो कैसे भी घुमा के भी कुछ भी पूछ सकते हैं, वहाँ से आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि देखिए ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज खाना डाइजेस्ट होने के बाद, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्लूकोज है, जब वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो वही ग्लूकोज एब्जॉर्ब होके ब्लड के थ्रू जाकर डिफरेंट जो भी सेल्स हैं हमारे बॉडी में, वहां जाके रहते हैं। यानी कि ये ग्लूकोज हमारे सेल्स में अवेलेबल है। वहां पर जब ऑक्सीजन जाता है तो वो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर निकलती है, और साथ ही साथ एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि ये रेस्पिरेशन प्रोसेस है। तो आप देख सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहां पर देख सकते हैं क्योंकि एनर्जी लिबरेट हो रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरा रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से ही आप देख सकते हैं, डिकम्पोज करेगा यानी कि टूटेगा,
है ना, ब्रेक डाउन होगा, कुछ लग रहा है जैसे कि टूटने वाला है, ब्रेक डाउन होगा। तो देखिए यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, ये फेरस सल्फेट है, ठीक है। ये जो फेरस सल्फेट है ना दोस्तों, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तभी आपको यहाँ पर पता चलेगा। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसमें चेंज इन कलर भी हो सकता है। तो ये उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ मिलेगा आपको कि ये ग्रीन कलर का होता है फेरस सल्फेट, ठीक है। जब आप इसको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद ये फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, और ये जो फेरिक ऑक्साइड होता है ना, दिस इज ब्राउनिश इन कलर। तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से फेरस सल्फेट को हीट करने पर वो फेरिक ऑक्साइड में बदला, और साथ ही साथ जो है ये उसका कलर भी चेंज हो गया, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रिएक्टेंट था, और वो रिएक्टेंट को जब आपने हीट किया तो कई सारे ये में टूट गया, है ना। तो एक रिएक्टेंट कई सारे प्रोडक्ट में जब टूट जाता है तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यहां भी देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन है, उसको हीट किया गया, क्विक लाइम में बदला और कार्बन डाइऑक्साइड निकला। ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है, देखते जाइएगा। यहाँ पर देखिए, ये लीड नाइट्रेट का इसका इक्वेशन आया था एग्जाम में लिखने के लिए। लीड नाइट्रेट है, इसको जब आप हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि एक रिएक्टेंट कई सारा प्रोडक्ट, तो समझ लीजिएगा वो कैसा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है दोस्तों, उसमें एनर्जी जो है अंदर ली जाती है, दे दे नीड एनर्जी। क्योंकि देखिए, जो लीड नाइट्रेट है तो आप उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, है ना, रिएक्शन में आपको हीट देना पड़ रहा है इसको तोड़ने के लिए। इसका जो बॉन्ड है, जैसे लेड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, सब तो एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ना, उसको रप्चर करना है, उसको आपको तोड़ना है, तो यू नीड टू सप्लाई हीट फ्रॉम आउटसाइड। तो ये बाहर से आप जब इसमें हीट दे रहे हैं तभी तो ये टूटेगा, तभी तो ब्रेक डाउन होगा। तो इसीलिए याद रखिएगा कि जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, दे आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मतलब यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी, यानी कि उस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, है ना, जब आप देंगे तो वो एब्जॉर्ब करेगा ना, इसीलिए उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, सॉरी, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, दे आर एंडोथर्मिक इन नेचर। अब देखिए यहाँ पर एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये वाला, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम यही चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि हमने जो भी पढ़ा रहे हैं वो क्वेश्चंस का एनालिसिस करने के बाद ही पढ़ा रहे हैं, है ना, तो आपको ये आता है। ये देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जा रहा है। वाटर है, एनोड कैथोड करके बैटरी रख के इलेक्ट्रिसिटी भेजा जा रहा है। जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा वाटर का तो वाटर टूटेगा, देख लीजिए किस तरह से टूटेगा। जो वाटर है, दो मॉलिक्यूल हम लेके बना रहे हैं, वाटर जो है डिसोसिएट कर जाएगा, है ना, टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, H प्लस और O माइनस में टूट जाएगा, है ना, और ये 2H प्लस, ठीक है, इस तरह से ये टूटेगा। ये वाला भी इसी तरह तोड़ लीजिए, हाइड्रोजन का दो ठो एटम जो है H प्लस करके निकलेगा, और ऑक्सीजन का ये निकलेगा, ठीक है। अब देखिए, जब दो मॉलिक्यूल, हमने दो मॉलिक्यूल लिया है एग्जाम्पल के तौर पर, दो मॉलिक्यूल को हमने तोड़ा, डिसोसिएट किया, तो देखिए ये 2H और ये 2H, तो यहां पर एक हाइड्रोजन बन जाएगा, यहां पर भी एक हाइड्रोजन बन जाएगा। तो यहां पे गौर कीजिए कि दो मॉलिक्यूल अगर वाटर का टूट रहा है, ध्यान दीजिएगा, दो मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन अगर वाटर का टूट रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, तो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, सॉरी, तो उसमें क्या बन रहे हैं, दो मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बन रहे हैं ना, इसमें ये है 2H प्लस, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या बन गया, हाइड्रोजन। तो देखिए यहां पर आपका हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यानी दो मॉलिक्यूल अगर वाटर का ले रहे हैं तो दो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन रहा है, दो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन रहा है। लेकिन ऑक्सीजन के बारे में सोचिए, तो ऑक्सीजन जो है, यहां से एक O और यहां से एक O, यानी कि O प्लस O मिलके क्या बनेगा, O2 बनेगा, O प्लस O मिलके O2 बनेगा। तो जरा सा सोचिए कि दो मॉलिक्यूल जब मिल रहा है तब एक ऑक्सीजन बन रहा है। ध्यान से दीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। जब दो वाटर का मॉलिक्यूल को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो दो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन रहा है,
लेकिन ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल तैयार हो रहा है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन निकल रहा है और उस मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन निकल रहा है, दोनों ऑक्सीजन मिलकर कंबाइन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन रहा है। इसमें से निकलेगा ऑक्सीजन का एक एटम, इसमें से निकलेगा ऑक्सीजन का एक एटम, दोनों मिलकर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाएगा। इसीलिए दोस्तों याद रखिएगा कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो ये कैथोड है मतलब नेगेटिव, और ये एनोड है यानी कि पॉजिटिव। तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा इसमें जो H प्लस वाला है प्लस, वो किधर जाएगा? कैथोड के तरफ जाएगा। जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है दे मूव टुवर्ड्स द कैथोड, तो ये कैथोड के तरफ जाएगा। तो यहां पर रिएक्शन में यहां पर इस तरफ जो है क्या बनेगा? H प्लस कैथोड के तरफ, और इधर क्या जाएगा? ऑक्सीजन यानी कि O माइनस। तो ये दो तरह का प्रोडक्ट तैयार होगा। यहां पर दो गैस बनेगी, एक बनेगा हाइड्रोजन जो बनेगा कैथोड के पास। पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कौन सा मतलब एनोड और कैथोड में कहां पर कौन सा गैस बनेगा, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको बताना होगा दिमाग लगाकर थोड़ा सा केवल कि हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन H प्लस देता है, तो प्लस देता है मतलब वो कैथोड की तरफ जाएगा, है ना। कैथोड तो नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो वो कैथोड की तरफ जाएगा। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि कैथोड के पास बनेगा हाइड्रोजन गैस। देख सकते हैं ये कैथोड में यहां हाइड्रोजन बना हुआ है, ये वाला, ठीक है। और एनोड में, एनोड पॉजिटिव होता है, तो एनोड के पास कौन जाएगा? नेगेटिव चार्ज जाएगा, तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है तो वो जाएगा। इसीलिए देख सकते हैं यहां पर एनोड में आपका ऑक्सीजन बन रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है यहां से कि जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम तैयार होगा और हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम तैयार होगा, तो ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो हाइड्रोजन के वॉल्यूम से हाफ क्यों होता है? तो यहां देख सकते हैं साफ साफ इसका आंसर है दोस्तों। ऐसे करके आप समझा के कर सकते हैं आंसर कि जब दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल तैयार होता है, लेकिन ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल तैयार हो पाता है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन तैयार होगा उसका वॉल्यूम और जो हाइड्रोजन तैयार होगा उसका वॉल्यूम में जब आप कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन हाफ तैयार होगा, आधा, हाफ वॉल्यूम, और ये डबल होगा। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। रीजन आपने देख लिया क्या है, ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी वगैरह से क्वेश्चन रहता है दोस्तों। दूसरा चीज आप देख सकते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, आप इसको सनलाइट में रखेंगे तो ये इस तरह से सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आप ये साफ साफ यहां पे देख सकते हैं कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डिकम्पोज कर जा रहा है सिल्वर और क्लोरीन में, है ना, सिल्वर और क्लोरीन में ये डिकम्पोज कर जा रहा है, ठीक है। ये हो गया, ये व्हाइट कलर का होता है और ये ब्राउन कलर का हो जाएगा। जब रिएक्शन हो जाएगा तो ब्राउन कलर का हो जाएगा, ठीक है, और क्लोरीन गैस निकलती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों आपको ये क्विक रिवीजन की जरूरत है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो भी हो रहा है, यहां पर सिल्वर ब्रोमाइड का भी देख सकते हैं आप। सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट के प्रेजेंस में ऐसा हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। कहाँ किया जाता है दोस्तों? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है इस रिएक्शन का, सिल्वर ब्रोमाइड जब डिकम्पोज करता है तो, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आपने देखा कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको कराने के लिए हमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से। तो आपने देखा कि कैसे कैसे आप हीट सप्लाई कर रहे हैं। आप डायरेक्टली हीट सप्लाई कर दे रहे हैं, कभी कभी, कभी कभी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट कर रहे हैं। लाइट का मतलब है कि आप उसको एनर्जी दे रहे हैं। कभी कभी आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहे हैं। तो यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कराने के लिए आपको हीट या लाइट या इलेक्ट्रिसिटी आपको देना पड़ता है। मान लीजिए आपको बोला गया कि एक इलेक्ट्रिसिटी से होने का एग्जांपल दीजिए, तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का एग्जांपल दे दीजिएगा। बोलेगा लाइट का, तो जो सिल्वर ब्रोमाइड है या इसके पहले आपने देखा सिल्वर क्लोराइड है उसका एग्जांपल दे दीजिएगा। बोलेगा हीट का, तो हीट का आपने देखा लेड कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सबको हीट किया जा रहा है तो उसका एक एग्जांपल दे दीजिएगा। तो कुछ भी यहां से आपको पूछ सकता है, तीनों में से कोई भी, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोस्तों आपको याद होगा कि जो रिएक्शन होता है उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया है। तो देखिएगा उसमें एक सीरीज है, तो जो भी रिएक्टिव मेटल हैं वो ऊपर है, फिर धीरे धीरे जैसे नीचे आ जाइएगा तो वो कम रिएक्टिव होते जाते हैं। तो नियम क्या है कि जो भी रिएक्टिव मेटल है
यानी कि जो भी ऊपर है अपने से नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देता है एक सॉल्यूशन से। इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल, काफी अच्छा अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है और बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ये है जैसे कि कॉपर सल्फेट और आयरन है, तो कॉपर सल्फेट और ये आयरन है, तो आप देख सकते हैं कि आयरन जो होता है वो कॉपर से ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो ये क्या करेगा, इस कॉपर को हटा देगा। देखिए कॉपर को रिमूव कर दिया है ना, कॉपर को निकाल दिया और आयरन खुद यहां पर आके बैठ गया। यानी कि कॉपर सल्फेट से अब आयरन सल्फेट बन गया और आयरन जो है कॉपर को हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो इस तरह के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए जैसे यहां पर आप देख सकते हैं जिंक है, कॉपर से ऊपर है, तो ये कॉपर को हटा देगा, जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर को बाहर निकाल दिया, है ना। तो इस तरह से ये लेड है, कॉपर है, लेड ऊपर होता है, लेड को हटा दिया। तो जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर रहेगा वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को या एटम को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है रिएक्शन के दौरान। तो इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी आप देख सकते हैं ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कभी कभी क्या होता है, जब रिएक्शन आप घोल में कराते हैं, सॉल्यूशन में कराते हैं, तो जैसे सोडियम सल्फेट का एक सॉल्यूशन ले लीजिए, सोडियम सल्फेट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, रिएक्शन याद रखिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट का। सोडियम सल्फेट है और ये बेरियम क्लोराइड है, दोनों को जब आप रिएक्शन कराएंगे वेसल में डालकर, ये पहले से जो आपने लिया हुआ है इसके अंदर में जो था पहले से था, ये बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन था ये वाला। इसमें आप क्या ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन, दोनों लेकिन सॉल्यूशन होना चाहिए, याद रखिएगा दोनों के दोनों वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ओनली हैपन इन सॉल्यूशन स्टेट, जब वो दोनों सॉल्यूशन में रहेगा, सॉल्युबल रहेगा तभी होगा। तो इस तरह से ये बेरियम क्लोराइड है, आपने इसमें सोडियम सल्फेट डाला, जैसे ही आप इसमें ये डालेंगे रिएक्शन होगा। और आप देख सकते हैं ये जो सोडियम है ना, इट इज मोर पावरफुल देन बेरियम, है ना। तो ये सोडियम क्या करेगा, बेरियम को हटा देगा। देखिए बेरियम को हटा दिया और बन गया, सॉरी ये मैंने गलत बता दिया, इसमें हटाते नहीं है, इसमें आयन का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। आप देख सकते हैं ये जो SO4 है और Na है, इसको आप अगर तोड़िएगा तो क्या बनेगा, Na प्लस और SO4 माइनस माइनस। जब इसको तोड़िएगा तो क्या बनेगा, Ba प्लस Cl माइनस, है ना, Cl Ba+2 और Cl माइनस ये रहेगा। अब सोचिए कि ये जब घोल में मिला देंगे तो ये चार आयन उसमें फ्लोट करते रहेगा, ये आयन रहेगा, ये आयन रहेगा, ये आयन रहेगा और ये आयन, चार चार आयन है। सबको आपने तोड़ दिया, इसको तोड़ा तो दो आयन और इसको तोड़ा तो दो आयन। अब क्या होगा, किसका एफिनिटी किससे ज्यादा है, इससे डिसाइड होगा कि कौन किससे कंबाइन करेगा। तो ये जो बेरियम है ना, बेरियम, इसका देखिए चार्ज +2 है और यहाँ पे सल्फेट है, इसका भी -2 है, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएंगे तो बन जाएगा BaSO4। और Na का Cl से ज्यादा एफिनिटी है तो ये दोनों NaCl करके यहाँ पे बन जाएगा। तो आप यहाँ पर बेसिकली देखिए कि जो आयन है ना एक्सचेंज हो जा रहा है, इसका आयन इसके साथ चला जा रहा है ना, इसका आयन आप देख सकते हैं, है ना दोस्तों, इसका आयन जो है इसका आयन इसके साथ चला जा रहा है और इसका आयन इसके साथ चला जा रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन हो जा रहा है। तो जब रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयन हो जाता है तो ऐसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यानी कि ये एक तरह से जो Na है ये Ba को हटा दे रहा है और जो Ba है वो Na को हटा दे रहा है, इस तरह से म्यूचुअली एक्सचेंज कर ले रहे हैं आयंस को। तो ये इस रिएक्शन को एक स्पेशल नाम दिया गया है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों दिया गया है, क्योंकि ये जो बेरियम सल्फेट यहाँ पे बनता है ना, वो प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाता है, दाना दाना के रूप में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हल्का सा देखिए तो आपको देखने मिलेगा, ये जो है ये बैठ जाता है। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो एक तरह से जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही केवल होगा, ऐसे नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाता है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल दीजिए तो ये बता दीजिएगा। अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए।
दोस्तों एक एक मिनट। ठीक है, मैं कंप्लीट कर ही देता हूं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में क्या होता है, तो आप जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो वो होगा ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन उसमें से रिमूव हो जाएगा तो भी वो ऑक्सीडेशन होगा। तो फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देना है, किसी में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा या हाइड्रोजन कम हो जाएगा, ये दोनों चीज याद रखना है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन इसका उल्टा होगा। रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा या हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहां पर एक जैसे कॉपर है, ऑक्सीजन है, कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो कॉपर है ना, ये जो कॉपर है ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। क्या हो गया है, इस कॉपर को जब ये कॉपर ऑक्साइड में बदल जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, यहां पर देखिए कॉपर ऑक्साइड है और यहां पर हाइड्रोजन डाला आपने, तो इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया। आप देख सकते हैं यहां पर ऑक्सीजन था, यहां ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। इसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन, इसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन ऐड हो जाना और रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन का हट जाना। ठीक है, ये एग्जाम में आता है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, जब भी रिएक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। यहां देख सकते हैं कि ये कॉपर ऑक्साइड है, ये आप देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड, यहां से ऑक्सीजन निकल गया तो ये रिडक्शन है, और इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ जब होता है तो इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। दिस रिएक्शंस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन किया, ऑक्सीजन यहां से निकल गया, तो हम क्या कहेंगे, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, और ये वाला क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, है ना। इसी तरह यहां देखिए ऑक्सीजन था, यहां से हट गया तो ये हम लोग कहेंगे ये रिडक्शन हो गया, और यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है तो आप इसको जरूर कीजिएगा। एक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो चिप्स वगैरह का पैकेट होता है उसमें आपने देखा होगा कि बहुत फुला सा रहता है, उसमें हवा भरी हुई रहती है। दरअसल वो हवा नहीं होता, वो नाइट्रोजन गैस होती है या कोई भी इनर्ट गैस होती है, प्रेफरेबली नाइट्रोजन गैस ही भरते हैं। तो नाइट्रोजन गैस होने के कारण क्या होता है कि वो रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि देखिए फैट जो ऑयल है उसी से ना बनाते हैं चिप्स वगैरह, तेल में तो छाकते होंगे ना, तो वो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, और जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, और उसमें क्या होता है, कुछ तरह का केमिकल बन जाता है और थोड़ा दुर्गंध हो जाएगा या खराब हो जाएगा, है ना। तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, कोई इन रिएक्टिव गैस या इनर्ट गैस मिलाते हैं, खास करके जैसे कि नाइट्रोजन गैस मिलाते हैं। तो ये जो स्पॉइल हो जाता है, ये जो खाना, ये जो कोई भी चीज पैकेट फूड वगैरह जो है खराब हो जाता है, इसको बोलते हैं रैंसिड हो गया, वो रैंसिडिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि जो भी चीज बना हुआ है फूड मटेरियल अगर फैट और ऑयल से बना हुआ है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और ये रैंसिड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि रैंसिड हो गया, वो स्मेल आने लगेगा, है ना, एक तरह का स्मेल आने लगेगा और टेस्ट खराब हो जाता है। तो इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है कि चिप्स वगैरह का जो पैकेट है उसको, उसमें नाइट्रोजन गैस फ्लश कर दिया जाता है। फ्लश बैग्स को किस किस गैस से किया जाता है, नाइट्रोजन गैस से किया जाता है। कारण एक ही है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस ऑक्सीडेशन को थोड़ा घटा देगा, क्योंकि वो अनरिएक्टिव है, रिएक्शन ज़्यादा नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए फिर भी एक एक्सपायरी डेट जरूर होता है कि हाँ ये 1 साल चलेगा या 6 महीने चलेगा, है ना, रीज़न एक ही है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों, ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। यहाँ पर आप जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, कौन इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर ये गौर कीजिएगा कि इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, ये आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा इनकरेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो जरा सा देखिए क्या हो रहा है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड बोला जा रहा है रिड्यूस हो जा रहा है। तो देखिए लेड तो रिड्यूस नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड है, तो ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बोल रहा ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है,
ये गलत है, क्योंकि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यस कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये ट्रू है। ट्रू है यानी कि गलत है, क्वेश्चन के हिसाब से देखिए इनकरेक्ट बोल रहा है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यस लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो ये गलत है। यानी कि एक्चुअल में देखा जाएगा तो ये सही है और ये गलत है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या बोला है, विच इज इनकरेक्ट, कौन इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट तो मेरा ए और बी है, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए ये है आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, कौन सा एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एल्यूमिनियम जो है आयरन को रिमूव कर दिया है ना, आयरन को रिमूव कर दिया है, यानी कि ये कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर रहता है कि इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा रिएक्शन है। तो यहां देख सकते हैं एल्यूमिनियम जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें एल्यूमिनियम ऊपर है आयरन से, तो एल्यूमिनियम ने आयरन को हटा दिया, यानी कि ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसी तरह देखिए एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये सब हो गया। यहां पर देखिए ये बैलेंस्ड करने के लिए दिया गया है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा हल्का सा। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज वाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो क्या करेंगे, तो वो आपको याद होगा वो रिएक्शन ग्लूकोज है ना, ऑक्सीजन रिएक्शन करता है सेल के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है और एनर्जी निकलती है, यही एनर्जी के निकलने के कारण इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है एनसीईआरटी में जब है तो, है ना। और ये तो हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ रिएक्शंस का एग्जाम्पल देने के लिए कहा गया है आपसे, जो कि बोला गया है कि हीट से होता है, लाइट से होता है, इलेक्ट्रिसिटी से होता है, वो तीनों मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, और नाइट्रोजन से क्यों फ्लश कर देते हैं, नाइट्रोजन क्यों भर दिया जाता है ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड में, नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है, तो वो रैंसिड होने से बचाने के लिए, ताकि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट किया जा सके, है ना, इस तरह से। तो ये रैंसिडिटी के ऊपर भी है। तो इस तरह से दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने कोशिश किया कि इस चैप्टर को आपका एक रिवीजन करा दूँ वन शॉट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।